नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का टाइम है जहाँ पे हमारे एक और फ्रेंड और जो कैंडिडेट है यूपीएससी अखाड़ा के, उन्होंने आईएफएस में रैंक अचीव किया है और ये इनका 4th इंटरव्यू था और लास्ट टाइम था। एक लंबी जर्नी है दीपेंद्र गुलिया सर की। आज उनसे जानते हैं कैसे उन्होंने ये फीट अचीव किया है। वेलकम दीपेंद्र, वेलकम टू यूपीएससी। थैंक यू सर। और जहाँ तक जर्नी की बात है, और 2009 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू हुई थी और 2013 तक मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने अपनी बीटेक की। मैकेनिकल डिपार्टमेंट था और उसके बाद प्लेसमेंट थी, नौकरी मैंने की नहीं ज़्यादा, और फिर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आ गया था। सिविल्स के साथ साथ मैंने अपनी फॉरेस्ट की जर्नी भी शुरू कर दी थी 2016 से। 2016 मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था फॉरेस्ट का, आईएफएस का, और उसमें पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था। 17 में मैं इंटरव्यू तक गया था 2017 में। 18 में मेरा नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने गैप ले लिया था। तो एक ये था कि भाई गैप भी उस समय ज़रूरी था कि ये पता नहीं लग रहा है किस वजह से रुकावट आ रही है, तो गैप में भी वो लेना पड़ा। और 20-21 में मैंने प्रीलिम्स लिखा, फॉरेस्ट का लिखा, मेरा क्लियर नहीं हुआ, और ये 22 था मेरा आखिरी अटैम्प्ट था। और एग्रीकल्चर बॉटनी मैंने सब्जेक्ट लिया। इससे जो पहले जो मैंने प्रीवियस 2 इंटरव्यू दिए थे वो एग्रीकल्चर जियोलॉजी के साथ दिए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार लगा कि एग्रीकल्चर बॉटनी में ज़्यादा ओवरलैपिंग है बिटवीन द सब्जेक्ट्स, पेपर टू एक जैसा होता है, तो क्यों ना बॉटनी के साथ ट्राई किया जाए। और फाइनली वो ठीक है, उसने डिविडेंड्स भी दी। और जो आईएफएस 2022 की परीक्षा है इसमें मेरा 62 रैंक आई है। और जहाँ तक बात एक जर्नी की है, ठीक है, ये जर्नी में एक ये तो मैं कहना ही चाहूँगा, कोई भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी हैं, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आप आओगे प्रिपेयर करोगे, हार्डवर्क के साथ साथ इसमें लक भी बहुत रिक्वायरमेंट है कि आपका फेज़ होता है। जब आपका फेज़ ठीक होगा तो आप नॉर्मल भी पढ़ के जा रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। और कई लोग कहेंगे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर भी स्कोर गिर गया। वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी है, वो आपके हाथ में नहीं है। और बट इस जर्नी में ये जरूर देख लो, मतलब ये मेरा आकलन है कि मैं गलत हो सकता हूँ, कि एक ब्राइट ग्रीन स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं ब्राइट स्पोर्ट्स, मेरे जैसे ब्राइट स्पोर्ट्स थे, या तो मैं मेंस लिख रहा था या मैं इंटरव्यू जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कमी है, पर थोड़ी कमी है, वो ओवर द टाइम पूरी हो जाएगी। कि ज़्यादा कमी नहीं थी, वो लग रहा था कि थोड़ा सा और पुश होगा तो वो हो जाएगा। वो एक फैक्टर था, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि बस हुआ हुआ, और वही कैरी करना होता है। और फाइनली वो 2022 में मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क तो क्या, ये थोड़ा फॉर्चुनेट भी रहा कि ठीक है पेपर ठीक अटैम्प्ट हो गए, क्योंकि पेपर पहले भी ठीक हो रहे थे, वो थोड़ा सब्जेक्टिविटी है। तो फाइनली चलो वो उसने अपना डिविडेंड दिया और बस वो फाइनली सिलेक्शन हुआ है। चलो, ये काफ़ी खुशी की बात है, फाइनली हो गया अपना। और देखो, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है। आपने सिविल की भी तैयारी की है, प्री दिया है, प्री दीपेंद्र सर ने लगभग हर बार क्लियर किया और फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर की है। तो ये एक अचीवमेंट है कि 130+ आते थे प्री के अंदर। एक तो क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट प्री के होते हैं, सिविल और फॉरेस्ट के कॉमन ही होते हैं। तो थोड़ा सा एक प्री का आप आइडिया दीजिए कि प्री में आप कैसे इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं 130+। प्री के केस में ये रहता है कि थोड़ा सा एक जो फैक्टर जो मुझे लगता है कि मेरे केस में जो लगता है, मे बी वो सबके केस में ना हो, सबका अलग हो सकती है जर्नी, कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। जो मैं आईआईटी यूईटी की प्रिपरेशन करता था, आईआईटी जेईई करता था, AIEEE और बिट्स प्लानिंग टीसी, तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते थे। तो ऑब्जेक्टिव पेपर तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ज़्यादा है रादर कि आपका नॉलेज है, नॉलेज के साथ लोग फेल हो रहे हैं, कितना ही पढ़ लो कितना ही पढ़ लो, क्योंकि सवाल तो आ ही नहीं रहे, वो आपको एलिमिनेट करने होते। तो कहीं ना कहीं वो एक नेक था, ऑब्जेक्टिव नेक स्ट्रॉन्ग था, वो था। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे केस में ये भी रहा है कि चलो ठीक है, पढ़ने में ठीक थे, ठीक ठाक थे। और जैसे फॉरेस्ट में मैंने ऑप्शनल पढ़े, एग्रीकल्चर जियोलॉजी ऑप्शनल था, सिविल से मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, फिर बॉटनी भी ऑप्शन लिया, तो 4-5 मेरे ऑप्शंस रेडी थे। तो कहीं ना कहीं वो सवाल जितने भी सिविल्स में आते हैं प्रीलिम्स में, वो मैं डील कर रहा था। एक डीप हाँ, अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग थी। और एक ऊपर चलो पढ़ने का तरीका भी होता है कि आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हो, आप कैसे क्वेश्चन निकाल पा रहे हो। मैं लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो PYQ का मेरा जो ट्रेंड एनालिसिस था वो ठीक था, कि ट्रेंड एनालिसिस में पूछ क्या रहे हैं, आज के समय की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है, स्टेट्स की अलग है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक है, वो क्यूमुलेटिव था। मैं ये नहीं कहूँ कि ये फैक्टर ने काम किया, उस फैक्टर ने काम किया, क्यूमुलेटिव होता है। और मेंस भी आपने लगातार निकाला है, 4 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया है। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या अप्रोच करते थे आप मेंस के लिए? जैसे मैं यही बता देता हूँ कि विनय सर 2017 से मेरे रूममेट रहे हैं और फ्लैटमेट रूममेट रहे हैं, जो साथ इनकी भी तैयारी थी, मेरी भी थी, हम इकट्ठे मेंस लिखते थे। तो ये मेरे इवेलुएट करते थे, मैं इनके इवेलुएट करता था। इन्होंने काफ़ी मेरी मदद की इस जर्नी में, विनय सर ने। और मेंस में तो सीधा सा तरीका यही होता है कि आप राइटिंग करो,
जितनी राइटिंग कर सकते हो। राइटिंग करोगे, ठीक है, राइटिंग भी किसकी करनी है, PYQ की करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल रिपीट होते हैं, आप PYQ को अगर आपने ठीक ठाक 5-6 साल के पुराने कर दिए तो चांस है कि उसमें 30-40% आ जाएगा। और आपको 50-60% ही पेपर बढ़िया अटेम्प्ट करना होता है, बाकी तो आप मैनेज ही करोगे। जब आपको 30-40% तो मिला हुआ, करा हुआ ही मिल रहा है तो अगर एग्जाम में कि वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, वही होंगे क्योंकि सवाल इतने नहीं हैं इनके पास में, तो वो ठीक रहता है। राइटिंग करो, राइटिंग करो। UPSC अखाड़ा के साथ मैं भी को फाउंडर रहा हूँ, विनय सर हैं ही, तो उसमें था ही कि भाई अपने आंसर इवैल्यूएशन विनय सर तो हमेशा ही पुश करते हैं, किसी कोई भी बच्चा आता है कि भाई राइटिंग करो, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग तो है ही है, आप कंटेंट तैयार करो। देखो राइटिंग भी एक होनी चाहिए, एक लिमिट तक होनी चाहिए, पर कंटेंट पे भी इक्वल फोकस हो। वो हमेशा विनय सर भी कहते हैं, हम साथ में के कंटेंट पे भी काम करते हैं। और अखाड़ा सर की जो UPSC अखाड़ा है, उनके वीडियोस भी आते रहते हैं, आप देखोगे कंटेंट, कोई मेंस की कोई उनकी टेस्ट सीरीज है, वो क्रिस्प होते हैं। हम PIB से कंटेंट उठाते थे, तो PIB पे ही कंटेंट है, वो शब्दावली है टॉपिक की। विनय सर क्लास भी लेते हैं, मेंस की क्लास ले रहे हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो अगर आप देखोगे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी है, मैं कल ही इनकी वीडियो देख रहा था क्योंकि साथी होते हैं हम, तो उसमें वो की टर्म्स हैं जो आती हैं, नंबर वही फैच करेंगे आपके ना आखिरी में। तो राइटिंग भी किसकी करनी है, जो उस टॉपिक की टर्म्स हैं। और वो टर्म्स कहाँ से मिलेंगी, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में वो शब्द होंगे, ये तो है नहीं कि आपने अपने बना लिए। तो PIB से विनय सर पूरे दिन निकालते थे, तो वो है एक, वो मुझे मिलता रहता था। बल्कि ये मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा एग्रीकल्चर बॉटनी ऑप्शनल था, तो दो ऑप्शन चलाने होते, तो विनय सर बल्कि मेरे को वो PIB से निकाल के दे देते थे जितने नोट्स होते थे, कि भाई कोई भी टॉपिक है मैं इनको दे देता था सुबह 30-40 टॉपिक, भाई मेरे को निकाल के दे देना, की टर्म्स दे देना, और वो मैं लिख देता था। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि भाई वो क्यूमुलेटिव, उसमें सारे दोस्तों की होती है। जैसे मैं एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उसमें मेरे साथी हैं विजय दैया हैं, तो उनके साथ में बैठ के करता था। तो भाई वो कहीं ना कहीं आपकी वो हो जाता है कि भाई साथ हो जाता है। वो मेरे साथ एग्रीकल्चर के थे, वो भी UPSC में ही मेंबर हैं, फैकल्टी हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है कि भाई 7 लोग लगे हुए हैं कि काम बट गया, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क जिसे बोलते हैं, उसमें एफिशिएंसी आती है। तो मैं विनय सर को दे देता, 30-40 टॉपिक मेरे को लिख के दे देते थे, 10-12 टर्म्स दे देते थे, मैं उनको अपना रट्टा मार के, जैसे मेरे को चाहिए अपना रट्टा मार तो मेन, ठीक है, और उसके थ्रू मैं अपना पेपर में कर देता था। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 30 सवाल भी हैं, आपके 10 सवाल भी पड़े हुए आगे, वो तो आप ऐसे लिख दो कि उनको लगे कि बहुत है, बाकी तो मैनेज होता है पेपर। आप हमेशा वो क्यूमुलेटिव होती है, प्रीवियस नॉलेज से बात बनती है। और राइटिंग करो विद कंटेंट। रट्टा मार की आपने बात की, जैसे एक बैंड रहता है बच्चों का कि लगता है UPSC का एग्जाम है, बस एनालिटिक कर लो, एनालिसिस कर लो, उसी से काम हो जाए। मोस्टली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड गंभीर है उसको पहले ये सोचते थे, लेकिन जब ओवर द टाइम एक्सपीरियंस किया, 5-7 मेंस लिखे, तब लगा नहीं यार कुछ ना चीज़ें रटी होनी चाहिए, वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट करती है, आंसर का स्ट्रक्चर करती है। आप मानते हो इसी को प्री और मेंस में रट्टा मार क्या वैल्यू है? रट्टा मार की सारी वैल्यू है। रट्टा मार का ये है कि मेंस में अगर कोई भी टॉपिक है, फ्लड ले लूँ या कोई डिजिटल इंडिया ले लूँ, स्मार्ट सिटी ले लूँ, कोई भी यही टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप ले लूँ, जो कॉमन टॉपिक UPSC में आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे कि वो 10 पॉइंट अगर आपको रटे हुए हैं, नहीं रटा होगा तो आप बहुत रैंडम लिख के आओगे, आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी पॉइंट्स की। रटो भी किस सेंस में, प्रायोरिटी बेसिस पे। जैसे आप करवाते हो अपनी मीन्स की जो रट्टा मार सीरीज आप करवा रहे हो, प्रायोरिटी बेसिस पे रटो। कि भाई जैसे आप ऐसे लिखते हो, ऐसे को आप रैंडम नहीं लिखते, आप ऐसे की स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हो, फ्रेंड तक जाते हो, ऐसे ही रट्टा मार्क आएगी, कॉमन पॉइंट पकड़ो और वो 10 के 10 पॉइंट। जब आप 10-12 पॉइंट रटोगे तो पेपर में आपके 6-7 ही लिखे जाएंगे। तो मतलब आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो 3-4 ही लिखे जाएंगे। जितने पॉइंट, 10 नंबर का सवाल है 20 पॉइंट लिखो, 20-15 का सवाल है 30 पॉइंट लिखो, आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। और वो रट्टा मारने से वो 15-20-30 पॉइंट होंगे, ऐसे कभी नहीं होंगे, क्योंकि डाइवर्स टॉपिक्स हैं। और रट्टा भी कैसे मारना है वो मैंने आपकी टेस्ट सीरीज में भी देखा है, साथ ही हैं, आप बनाते रहते हो, ठीक है। तो वो आप कुछ की टर्म्स का रट्टा है, वो की टर्म्स अपने पास रखो और उनको आप यूज करते रहो, बार बार टेस्ट में यूज करते रहो। देखो टर्म्स लोगों के पास आई जाती है, मेटेरियल है मार्केट में, बट उन टर्म्स का मैं करूँ क्या? तो उन टर्म्स का ये है कि आप लिखो उनको, लिख रहे हो। आज आप 10 टर्म्स हैं आपके पास स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, या कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, या कोई भी नक्सलिज्म है, या टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, वो 10 टर्म्स हैं आपके पास। साइबर स्ट्रेटजी क्या होगी, साइबर इंश्योरेंस, साइबर बजटिंग, जो भी टर्म्स यूज होती हैं उसकी, साइबर डिप्लोमेसी, तो वो टर्म आप बार बार एग्जाम में यूज नहीं करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। देखो हर तरह के बच्चे निकलते हैं, पर वो बहुत ही एक्सेप्शन होंगे जो बिना लिखे होंगे, वो होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल है, होते हैं लोग जो बहुत कम लिखते हैं, बट एक लिमिट तक लिखना चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि सैचुरेशन आ गया आप बिना कंटेंट के लिखे जा रहे हो, वो भी कभी मत करना। कंटेंट ठीक ठाक हो फिर लिखो, कंटेंट ठीक हो लिखो, क्योंकि वो भी लिमिट तक होता है। तो वो आपकी वो है, जैसे टेस्ट सीरीज है, वो आप पॉइंट्स रटो। आप एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हो कि आप जिसमें बता रहे हो कि आप 100-200 टॉपिक्स आप लोगे मेंस की, आप उनको रटोगे। फिर जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है अखाड़ा की,
अखाड़ा की है या जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसको जो करना हो करो। हम तो अपनी अखाड़ा का बात कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम सारी फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं। हमारे अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स है वो भी IAFS अधिकारी हैं, कोई मिक्स में हैं, ठीक है। तो वो भी सारे वही हैं कि वो बढ़िया कंटेंट है, उसमें आप लिखो उस टेस्ट सीरीज़ को, और वो जो रटवाया गया है मेंस रट्टा मार सीरीज़ में उनका यूज़ करो। फिर देखो कि क्या हो रहा है। नहीं यूज़ हो रहा, मान लो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो पूछो, सर से बात करो, विनय सर से, कि क्या दिक्कत है, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या थी। कंटेंट प्लस राइटिंग, कंटेंट प्लस राइटिंग टू एन एक्सटेंट कि सैचुरेशन ना हो, ओवर सैचुरेटेड ना हो जाओ कि आप मतलब मन ही नहीं कर रहा। क्योंकि इतना आपको रखना है कि पेपर के टाइम आपका वो किलिंग इंस्टिंक्ट हो, वो आपका मैनहुड हो, कि आप लिख रहे हो, मतलब लिख रहे हो कि भाई आप बेशक कम पढ़ो, मजा रहे हो आप कम पढ़ो, पर पेपर के टाइम आप 110 150% दे रहे हो। एक वो किलिंग इंस्टिंक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भाई हाँ पास होने के लिए पेपर लिख रहे हो कि मेरे को पास ही होना है, कि आपने कम पढ़ा। क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जॉब करते हैं। चलो मैं तो जॉब नहीं था तो हम तो पढ़ते ही रहते थे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आखिरी 1 महीना में लेते हैं, छुट्टी लेते हैं और वो करते हैं, उनका वही है, तो सैचुरेटेड नहीं होते उन, वो पेपर में उनका बेस्ट निकल के आता है। कर्व बनता है, बेल कर्व बनता है। तो बेल कर्व में आपका पीक एग्जाम के दौरान आना चाहिए। वो पहले आ गया तो दिक्कत है, मन ही नहीं करा पेपर लिखने का। कई बार 2018 का जब मेंस IAFS का दे रहा था, 16-17 मेरे इंटरव्यू थे, तो 18 मेरा सैचुरेशन था। पेपर लिखते वक्त मजा नहीं आ रहा था कि मतलब ठीक है सवाल तैयारी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा कि मतलब वो मन ही नहीं कर रहा कि मैं डायग्राम बनाऊं। वो सैचुरेशन था जो मुझे फील हुआ। जो इस बार था कि मैंने बैलेंस राइटिंग की थी, तो ये था कि हाँ करना ही है। फिर आखिरी अटेम्प्ट भी था तो थोड़ा एक अलग से पुश आ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। बाकी राइटिंग करो, अखाड़ा में सब प्रोवाइड है, राइटिंग करो। बाकी दीपेंद्र सर की बात मैं और रहता हूँ, इन्होंने लास्ट ईयर जब उनका मेंस था सिविल वाला, तो हमने पिछले 10-15 साल के जितने भी मेंस के थे पेपर 1, 2, 3, 4 इवन ऐसे भी, तो सर ने सारे लिखे थे, सारे रजिस्टर है हमारे पास। तो मतलब इतनी मेहनत कर रखी है, ये लग रहा है कि अचीवमेंट है, लेकिन इनका एक बहुत लंबा स्ट्रगल है। 5-6 ऑप्शनल पढ़ रखे हैं, एक वाइड नॉलेज है। तो हमेशा इनपुट UPSC अखाड़ा पे या हमें सर हमेशा देते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तभी ये जो हम आपके लिए इतना क्रिस्प कंटेंट लेके आ रहे हैं उसमें दीपेंद्र सर का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। और होपफुली फ्यूचर में बना रहेगा, इनके एक्सपीरियंस सर्विस में जाएंगे तब भी वहाँ पे भी, और अभी एक कम्युनिटिव एक्सपीरियंस है। तो आने वाले टाइम में भी लगातार सर आपको गाइड करते रहेंगे, है ना। लेकिन सर लास्ट में पूछना चाहता हूँ बस आपसे एक बार कि बच्चा अब इस बार का जो फिल्म था ना कहीं लग रहा है कि बहुत डाइसी था, जो टिपिकल लेवल था, है ना। अब बच्चा अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है प्रीलिम्स के लिए, चाहे फॉरेस्ट का हो चाहे सिविल सर्विस का हो। तो एक लास्ट मोमेंट पे आप क्या बताना चाहते हो, ये ऐसा करो ताकि आपके लिए वो चीज थोड़ी जर्नी सिंप्लीफाइड हो जाए। सिंप्लीफाइड, देखो कई बार क्या होता है UPSC में भी कुछ पेपर ऐसे आते हैं, वन ऑफ द केस होते हैं वो कि ठीक है इस बार आ गया। बट UPSC की मैं कह ही रहा हूँ कि आप PYQ को मतलब चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और आप उसको कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, UPSC अखाड़ा की लगाओ, आपको कुछ भी लगानी। देखो मैं हम तो अखाड़ा कह सकते हैं क्योंकि हम फैकल्टी मेंबर हैं, हम अपना कंटेंट बता सकते हैं। आपको कोई और करने का आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये है कि यार आप PYQ ट्रेंड को देखो और कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करो। चलो मान लो ऑब्जेक्टिव सोल्व करो तो उसे ऑप्शन एलिमिनेट के माइंड सेट ऑफ माइंड से करो कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। नॉलेज गेन मत करो कि ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं, आपने जो पढ़ा है। ऑप्शन एलिमिनेशन इज ओनली की, इज द की। आई वुड से, आई मस्ट से कि वही फैक्टर जो बचा रहे आप ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर पा रहे। कह रहे थे थोड़ा 1 पेज 2 पेज 1 पेज 2 पेज ठीक है, उसमें भी फर्क ये है कि देखो आपको ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वाइड नॉलेज बेस चाहिए। नॉलेज बेस तो ठीक ठाक चाहिए। लोग कई बार ये होता है कि हम किताबें ठीक नहीं पढ़ते। मुझे लगता है कि आप जो बेसिक इन्वायरमेंट की किताबें आप पढ़ रहे हो थोड़ा ऊपर है ना। तो बंदों को कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी आदत है कि मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा टॉपिक को सर्च करता हूँ। मेरे को कोई टॉपिक भी देखना होगा, मैं साइंस डायरेक्ट पे जाके देखूँ, कोई जर्नल में जाके देखूँ, मैं फ़ोन पे ब्राउजिंग करता रहता हूँ। मैक्सिमम मेरी अगर आप देखोगे बॉटनी अगर सारे फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स होते हैं, मेंस के भी स्क्रीनशॉट्स होते हैं। लिखा तो मैंने बहुत है पर वो होते हैं। तो मतलब थोड़ा एक वो आदत भी होती है कि भाई विकीपीडिया करके देख ले, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, थोड़ा एक दो कुछ और कोई साइट्स हैं, साइंस की कोई साइट्स हैं, उस पर जाके चेक कर लिया। बहुत सारी साइट्स हैं, गूगलिंग करो तो मतलब एक वो हैबिट सी बन जाए। देखो अब आप ऑप्शन तो ऐसे दे रहे हैं 1 पेज 2 पेज 3 पेज, पर फिर भी नॉलेज के साथ साथ ऑप्शन एलिमिनेशन कहीं ना कहीं, क्योंकि वन ऑफ द केस था क्या बता के ना है वो कि नॉलेज तो होनी चाहिए, और वो नॉलेज आप कहाँ से गेन कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप किताबें क्या पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ रहे हो। आप में भी कोई बेसिक सी किताबें होती है मार्केट में, देख रहा था कि वो कोई लक्ष्मीकांत है 25 पेज में निकाल दी, वो शायद काम ना करेगा। थोड़ा ठीक है, देखो नॉलेज बेस तो ठीक ही हुआ आपका, मतलब ये तो एक्सपेक्ट करते हैं UPSC के एग्जाम, उस एग्जाम की गरिमा है और उसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते। बट मैंने देखा है, मतलब मेरे साथी हैं और हैं जिनका निकला है इस साल, उनका फिर वही है, नॉलेज बेस ठीक है और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। नॉलेज बेस प्लस प्रैक्टिस प्लस एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस। UPSC कभी एक्सट्रीम नहीं देता, क्योंकि इस बार भी मैं देख रहा था ओनली 2 पेज बहुत ज़्यादा थी, तो वो बीच का ही आंसर देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें
ना हो ऐसा। और वही आप करते रहो, PYQ को ही करते रहो। इसमें ये नहीं है कि वन ऑफ द केस देख के हमको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना। आप PYQ को करते रहो और उसी से वही की है। और सर हैं, सर जुड़े हुए हैं, सर के साथ हैं। आप कोई भी टॉपिक हैं, मैं बल्कि कोशिश करूँगा मेरे पास जितना समय है मैं टॉपिक देता रहूँ। जैसे मेरी वाइड नॉलेज बेस है, मेरे ऑप्शंस मैंने बहुत पढ़े हैं, प्रॉपर पढ़े हैं ऑप्शंस मैंने, कि प्रॉपर हैं, मतलब इनमें है सॉलिड कंटेंट है मेरा। तो वो है कि उसको मैं जितने भी इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स हैं या बॉटनी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैं करवा दूँ वो सर से। सर जब भी होंगे मेरी क्लास करवा लेंगे, मैं सर के साथ हूँ, जब भी कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ। और उन टॉपिक्स को मैं डील करूँगा। ये टॉपिक्स हैं जिन लोग जनरली पढ़ते नहीं इनको, ना मटेरियल अवेलेबल होता। लोग लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, मजा आता ना उनको, तो इसी में घूमते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है जिसको हमें देना होगा। ये हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि जो मान लो एनवायरनमेंट के ऑफशूट टॉपिक, एग्रीकल्चर के, बॉटनी के जो आते हैं, इवन इस बात तो ज्योग्राफी के थ्योरीज भी पूछ लिए स्टेट एग्जाम्स के अंदर। तो ये कुछ लिमिटेड एरिया, मतलब जो स्पेशल आदमी से डीप में पढ़ रखा है, और वो दीपेंद्र सर हैं। बस हम तो इसका वेट ही कर रहे थे कि सिलेक्शन हो, उसके बाद इनको लॉन्च करें या फिर ये उसके बाद कुछ क्लास ले, क्योंकि पहले हमें भी अच्छा लगता है डिस्टर्ब करना सर को। अब फाइनली सिलेक्शन हो गया और होपफुली आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाले टाइम UPSC खड़ा पे। अगेन मैं विश करता हूँ, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन दीपेंद्र सर, बहुत ही अच्छा लगा भाई। और मैं सर के साथ इतने सालों जुड़ा हुआ हूँ और बड़े भाई की तरह मैं इनको रखता हूँ, दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं और मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। और बस ये साथ है इनका, बड़ी मेरी आंसर राइटिंग बड़ी मदद की इन्होंने। और मतलब साथ है, एक इमोशन सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है बाकी चीज़ तो मैं भी देख लेता हूँ ठीक ठाक हूँ पढ़ने में, भाई इमोशन सपोर्ट है वो। भाई परिवार मेरा आदर US में रहता है, तो विनय से मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।